सो हेलो गाइस, वेलकम टू अविनाश पॉलिटी इनसाइट्स। तो आज हम कवर करें इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट पॉपुलरली नोन एज द मॉलमेंटो रिफॉर्म्स। तो आज हम ये चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस हम देखेंगे, अदर की चेंजेस देखेंगे, सिग्निफिकेंस एंड यूपीएससी इनसाइट्स देखेंगे, ये एक्ट रिलेटेड सब कुछ। उसी के साथ इमिडिएटली हम कुछ कंसेप्ट्स एंड टर्म्स क्लियर करने वाले हैं। तो पहली बात तो डेलिब्रेटिव पावर क्या होता है ये समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे डेलिब्रेटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स में। फिर कुछ एनोलॉजीज एंड एग्जांपल्स देखेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, एंड ये सब वंस एंड फॉर ऑल होगा। एंड उसी के साथ व्हाट इज सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पेशल इंटरेस्ट, विद एग्जांपल्स हम देखेंगे ये चीज को। डिफरेंस बिटवीन सेपरेट एंड जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दोज आर द टर्म्स, दोज आर द कंसेप्ट विच इज हैज टू बी कवर्ड वेरी प्रॉपरली। ओके सर, कुछ कंफ्यूजन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने स्टूडेंट्स को देखे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखे हैं, ओवरऑल सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को देखे हैं कि काउंसिल्स एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बीच में क्या क्या फर्क है, क्या क्यों है, ये सब चीजें एग्जिस्ट क्यों किए हैं, और ये सब का काफी सवाल होता है। काफी लोग सोचते हैं, काफी लोग नहीं सोचते। तो ये हम की डिफरेंसेस इसमें देखेंगे क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, so popularly known as the Monumental Reforms। ठीक है, जब भी ये आ जाता है ना मॉलेमेंटो रिफॉर्म्स, तो एक अगर हिस्ट्री पढ़े हो तो आपको पता रहेगा कि हाँ, कम्युनल डिवीजन वाला सीन है इसमें। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है हिस्ट्री में, और इतना ज्यादा पॉलिटी चेंजेस हो जाते हैं कि बस ये रह जाते हैं दिमाग में, एंड दैट्स अ गुड थिंग, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू नो। सो लेट्स बिगिन। सो मोनार्च एट दैट टाइम वाज किंग एडवर्ड सेवन, 1901 से लेके 1910 तक था। पीएम हर्बर्ट हेनरी एशकिन 1908 से लेके 1916 तक थे, पार्टी लिबरल पार्टी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉले 1905 से लेके 1910, एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो 1905 से लेके 1910 तक। So let's begin with the proper lecture now. So executive and administrative changes क्या क्या हुए? So Indians included in executive councils. So for the first time, Indians were appointed to the executive councils of Viceroy and provisional governors. So it was the first time, okay? So Indians were appointed. See, there is a word appointed, not nominated, okay? We have already understood the differences between it. So for the first time, Indians were appointed to the executive councils of the Viceroy and provisional governors. Example, Satyendra Prasad Sinha became the first Indian law member in the Viceroy Executive Council. So, okay, these are general knowledge and it is very important. So, Indian representation in London. Two Indians were nominated to the Council of Secretary of State for India. Here is the nominated in the executive councils. It was appointed. So here, when it comes to Secretary of State for India, the two Indians were nominated to the Council of Secretary of State for India, based in Britain. It was based in Britain. Okay. So legislative changes क्या क्या हुए? Indians admitted to the Imperial Legislative Council. For the first time, Indians could become members of central legislature. For the first time, again I have been repetitive about it कि इधर भी फर्स्ट टाइम, लाइक फाउंडेशनल फर्स्ट टाइम जो भी रहेगा ना, इस पे हाईलाइट किया करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी सवाल डायरेक्ट पूछे जाते, पेरिफेरियल आ जाते हैं चीजें। सो ऑलवेज मार्क दिस वेरी पॉइंट्स। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया कुड for the first time Indians could become members of the central legislature. We are talking about the legislative changes. Okay. Provincial legislative councils to have non-official majority. Non-official, mostly Indians, but not elected by Indians in general. Still dominated by loyalists, not nationalists. See, at that time, what was happening? The nationalist feeling was there. The nationalist movement was there. So there were two people. There were two people who were loyalists and nationalists, loyal to the Britishers. And the nationalists who are the nationalists who are fighting for the national interest. So there were two groups were there. Okay. So non-official mostly Indians थे, but Indians directly Indians elected नहीं थे ये in general में. So loyalist से dominate था, nationalist से नहीं थे. तो size of central legislative council increased. ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था वो बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। पहले 16 थे, फ्रॉम 16 to 60 मेंबर्स, 16 से 60 हो गए।
a significant expansion. Enhance deliberative powers. We will cover in this very lecture what deliberative powers is, what deliberative powers mean. So let's just continue and आखिरी तक देखना, लास्ट तक देखना, कवर हो जाएगा ये चीज. सो काउंसिल्स कुड डिस्कस बजट, ask supplementary questions, move resolutions. However, they still lack real legislative authority. मतलब ये सब तो पढ़ने में सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई बजट डिस्कस कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं, हाँ, बट ये रियल लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी में किधर ना किधर कमी थी ये चीज़ की. तो अदर की चेंजेस जैसे सबसे इम्पोर्टेंट अगर मॉल्यूमेंट और रिफॉर्म्स हम जब भी सुनते हैं पढ़ते हैं तो ये चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट आ जाती है हमारे दिमाग में. So other key changes is introduction of separate electorates for Muslims. Muslim voters could only vote for Muslim candidates, aimed at appeasing Muslim elites but led to communal political division. ठीक है, इन लोगों का एम था कि भाई जो मुस्लिम इलाइट्स थे उनको खुश रखना, बट ये एक्चुअली लीड किया कम्युनल पॉलिटिकल डिवीजन की तरफ. दीज प्रोविजन सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो आज भी इफेक्टेड है. ठीक है, तो ये चीज ने ऐसे बीच बो दिया कि कम्युनलिज्म इंडियन पॉलिटिक्स में आ गया. तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पेशल इंटरेस्ट, ये क्या होता है हम आगे कवर करेंगे. सो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पेशल इंटरेस्ट में सच एज प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, जमींदार, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ये है, ये भी क्या है हम ये भी कवर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टिक विद द लेक्चर राइट नाउ. सो सिग्निफिकेंस क्या है, तो प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं. तो फर्स्ट प्रोज समझते हैं. First real inclusion of Indians in governance. First real inclusion of Indians in governance. Good pro. Increased role in legislature. Of course, we covered it. Participation in executive councils. We know that. Cons क्या था? Real power still remained with British. Of course, पूरा authority नहीं था. So real power still remained with British. Separate electorates institutionalizes. Separate electorate institutionalized communal division. Indian representation was limited and open nominated. Indian representation था, ये लिमिटेड भी था प्लस नॉमिनेटेड था. एक ही जगह पे हमने अपॉइंटमेंट देखा. ठीक है, अपॉइंटेड था, नॉमिनेटेड था, इलेक्टेड नहीं थे. तो यूपीएससी इनसाइट्स हम इसमें देखेंगे. The 1909 Act introduced communal representation. This is the one of the most important statement whenever you read 1909 मॉल्यूमेंट और रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स नाम के लिए है. ठीक है, सो 1909 एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, अ टर्निंग पॉइंट. इतना बड़ा टर्न ले लिया कि आज भी इम्पैक्ट है, आज भी इसका इफेक्ट दिखता है. सो 1909 एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, अ टर्निंग पॉइंट. दो टर्म्ड अ reform, it actually had British controlled Indian aspiration by dividing communities. We have often heard it, like divide and rule policy किया. So this is what it is, the divide and rule policy. It started. Okay, so though termed a reform, it actually had British controlled Indian aspiration by dividing communities. Named after Morley, Secretary of State, and Minto, Viceroy. So let's come with the concepts. It's a very important part of this lecture and this is how we grow. काफी पहले भी concepts हमने cover कर चुके हैं. टेलीग्राम में मैं एक्टिव रहता हूँ अविनाश पॉलिटी इनसाइट्स नाम से, AVINAASH पॉलिटी इनसाइट्स. ओके, सो जस्ट गो ज्वाइन दैट चैनल. MCQs पोस्ट करते रहता हूँ, पोस्ट बेस्ड होता है. सो उसमें एक्सप्लेनेशंस भी मेरे आ जाते हैं, क्या एक्सप्लेनेशंस आ जाते हैं कि क्या है, कैसे है एंड क्या ट्रिक हो गया वहाँ पे. एंड ऑल्सो नोट्स में अपलोड करते रहता हूँ, लेक्चर शेड्यूल वगैरह भी करते रहता हूँ. सो बेसिकली जस्ट गो ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा ऑफ कोर्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो द कंसेप्ट्स. सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज व्हाट इज डेलिबरेटिव पावर. काफी बार हम सुनते हैं डेलिबरेटिव पावर है, डेलिबरेटिव पावर है. पॉसिबिलिटी डिक्शनरी ओपन करके देख लेंगे, भी भूल जाएंगे, अभी नहीं भूलना. ठीक है, सो व्हाट इज deliberative power? Deliberative power means the ability, it's an ability. Okay, so the deliberative power means the ability to discuss, debate, question and suggest policies, but not to make binding decisions. It's like being allowed to speak in a meeting but not allowed to vote or take final decision. मतलब वो कोई और करेगा.
जो भी है, जो वोट करेंगे, फाइनल डिसीजंस लेंगे, वो कोई और रहेगा. What you can do, you can discuss, you can debate, you can question and suggest policies, but not to make binding decisions. Okay. So compare with other powers. Let's compare. So there is a deliberative power, executive power, legislative power, and judicial power. So let's start with deliberative power. Power to discuss, debate, ask questions, and give opinions. Example जैसे legislative councils could discuss the budget, but not pass it. They can discuss, but not pass it. ओके. इन मीन टाइम हम राज्यसभा का भी ये देखते हैं कुछ कुछ जगह पे. वी विल गो देयर. राइट नाउ आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कि हाँ भाई, राज्यसभा में भी हमें कुछ ऐसे दिख जाता है, कुछ बिल्स रिलेटेड. सो so deliberative power is power to discuss, debate, ask questions and give opinions. Example in this context is legislative councils could discuss the budget but not pass it. Executive power में power to implement law, power to implement law, run day to day administration. Example is Viceroy and Governors Councils managing governance. Legislative power, power to make, amend and repeal laws. British Parliament had legislative power over India. Very important that. So British Parliament had legislative power over India. So British Parliament there. So judicial power, power to interpret laws, settle disputes and give justice. We all know this is very obvious. Supreme Court or High Courts in India. That is the judicial power. Why it is, because it's a power thing, that's why इसको एक टेबल पे लाया गया है. सो लेट्स इमेजिन अ क्लासरूम टू गो मच डीपर. देखो पॉलिटी ऐसी चीज है, हम डे टू डे में ही समझना चाहिए ये चीज को. किसी घर पे होता है कि बाहर होता है, जैसे भी, तो मैं मोस्टली द क्लासरूम वाला एनोलॉजी लेता हूँ. सो इमेजिन अ क्लासरूम, अ टीचर डिसाइड्स द सिलेबस, दैट्स द लेजिस्लेटिव पावर. Who decides the syllabus? Teachers decides the syllabus. So that's the legislative power. A class monitor executes the teacher's instructions. That's the executive power. Student can raise hands, ask questions or suggest changes, but the final decision is not theirs. That's deliberative power. Okay? So teacher syllabus decide करता है, legislative power हो गया. क्लासरूम मॉनिटर टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा, दैट्स एग्जीक्यूटिव पावर रहेगा. जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, वो हाथ ऊपर करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, चेंजेस सजेस्ट करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, बट फाइनल डिसीजन उनके पास थोड़ी ना है, वो डेलिबरेटिव पावर बोला जाता है. सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री? एक क्वेश्चन शुड बी रेज्ड. टू बी ऑनेस्ट, हियर क्रिटिकल माइंडसेट शुड हैव सच क्वेश्चन. सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री? सो लेट्स अंडरस्टैंड. बिफोर 1909 इंडियंस हैड नो से इन गवर्नेंस. उनका कुछ बात ही नहीं था गवर्नेंस में. इंडियन हैड नो से इन गवर्नेंस. इन 1909 एक्ट मॉले मेंटो रिफॉर्म्स गिव इंडियंस अ वॉइस बट नॉट अ वोट. वॉइस दे दिए बट वोट नहीं कर सकते. शुरुआत तो हुई किधर से? तो दिस वॉज मोर सिंबॉलिक देन पावरफुल. ये सिंबॉलिक देन पावरफुल था, बट इट सेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर पॉलिटिकल राइट्स. एग्जैक्टली, इट सेट द फाउंडेशन. शुरुआत हुई ना, आगे देख लेंगे कैसे करना है. तो इट सेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर पॉलिटिकल राइट्स. सो लेट्स कम टू द अनदर वन. व्हाट इज सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पेशल इंटरेस्ट? ओके, दिस इज, मतलब आपको नहीं पता रहेगा ना, यू शुड बी सो गुड कि भाई सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पेशल इंटरेस्ट, ये आपको ऐसे ही मालूम पड़ना चाहिए. ठीक है. सो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मीन्स रिजर्विंग सीट्स और नॉमिनेटिंग मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव बॉडीज स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन ग्रुप्स. Not based on general population voting, but based on identity, class or profession. This is what separate representation means. Okay. सीट्स रिजर्व रहेंगे या नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे लेजिस्लेटिव बॉडीज में, स्पेसिफिकली सर्टेन ग्रुप्स के लिए रहेंगे. ठीक है. ये जनरल बेस पे नहीं रहेगा, जनरल पॉपुलेशन वोटिंग पे नहीं रहेगा. ये आइडेंटिटी बेस पे रहेगा, क्लास बेस पे रहेगा, प्रोफेशन के बेस पे रहेगा. So that is what separate representation means. So let's understand definition. So special interest groups are communities or institutions that hold economic, political or social influence and are considered important by British administration. ठीक है. सो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है, आज भी हम स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप देखते हैं.
इकोनॉमिक्स टर्म्स के व्यू से बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल वे यूज से। सो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ऐसे कम्युनिटीज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं that hold economic, political, and social influences and are considered important by the British administration. So, separate representation ensured they had a dedicated voice, एक dedicated voice, उनका खुद का voice in the legislative council, independent of mass public voting. तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन यही इंश्योर करता है कि भाई डेडिकेटेड वॉइस है तुम्हारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तुम्हारा खुद का वॉइस है, ठीक है। मास पब्लिक वोटिंग से तुम बाहर हुई चीज थे, इंडिपेंडेंट अपना अपना वॉइस आप पकड़ के चल रहे हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। सो एज वी सेड के वी आर गोइंग टू कवर, सो ग्रुप जैसे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, जमींदार, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। If you continue watching my lectures now, you must have get it where it is going now. So पहली बार प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन कौन थे, who they were? Municipal corporations of Bombay, Calcutta, Madras. So why given separate representation to them? Represented urban elite and governance body. देखना, फोकस करना, अर्बन इलाइट को एंड गवर्नेंस बॉडीज को रिप्रेजेंट करता था। जमींदार, बिग लैंडलॉर्ड्स, हमें तो पता है कौन थे वो लोग। तो उनको क्यों दिया गया? कंट्रोल लैंड, वेल्थ एंड रूरल इकोनॉमी। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स वी नो टॉकिंग अबाउट व्हाट, तो बिजनेस एसोसिएशन थे ब्रिटिश एंड इंडियंस, उनको क्यों दिया गया था? रिप्रेजेंटेड ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक पावर। इफ यू थिंक ऑन इट, सो इट्स ऑल अबाउट मनी, ओके, सी इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द मनी। तो कंट्रोल कैसे वैलिडेशन देते हुए वगैरह, इफ यू गो डीपर, इफ यू गो critical, you will understand what I'm trying to say, and I believe you understand. You are in that position right now. So let's have a difference between general and separate representation. I understand new students are there. So difference general versus separate representation. तो कैटेगरीज में हमारे यहाँ पे वोटर्स है, बेसिस है, पर्पस है, हमने एग्जांपल्स रखे हुए जनरल एंड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन या स्पेशल इंटरेस्ट बोलेंगे। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में वोटर्स कौन होते हैं? कॉमन पब्लिक होता है और जनरल इलेक्टोरेट होता है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन में ओनली मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स वोट, लाइक और नॉमिनेट, जैसे भी हो, स्पेसिफिक ग्रुप्स होंगे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन में। जनरल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस होते पॉपुलेशन और टेरिटरी, ठीक है, जो भी हम देखते हैं आज के टाइम पे, इट्स बेसिस ऑफ पॉपुलेशन और टेरिटरी। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन में के बेसिस होते क्लास हो गए, कम्युनिटी हो गए, प्रोफेशन हो गए और इंस्टीट्यूशनल रोल हो गए। जनरल रिप्रेजेंटेशन का पर्पस क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। whereas सेपरेट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस और स्पेशल नीड्स। दैट इज व्हाट द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन पर्पस इज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस और स्पेशल नीड्स। एग्जाम्पल्स जनरल रिप्रेजेंटेशन का क्या है? सिटीजन इलेक्ट एमएलए और एमपी टुडे, दैट इज व्हाट जनरल रिप्रेजेंटेशन इज। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है जैसा जमींदार और बिजनेस चेंबर्स हैड देयर ओन सीट, रिजर्व था उनके लिए, सो दैट इज सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। तो एक क्रिटिकल क्वेश्चन फिर से आना चाहिए, व्हाई ब्रिटिश इंट्रोड्यूस दिस? लेट्स गो लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस टू इट। सो to please and control elite groups, to please and control elite groups by giving them the direct voice. Psychologically here, to divide political unity among Indians by separating classes and communities, to balance commercial, administrative and political interests. See, ये जो भी ये लोग कर रहे थे ना, that was साइकोलॉजी बेस्ड पे काफ़ी थे वहाँ पे। उस टाइम पे इनसिक्योरिटी, थ्रेटनिंग वगैरह काफ़ी था, क्योंकि इवन दो ब्रिटिश थे, आउटसाइडर्स थे, काफ़ी समय से तो रूल करते हुए आए, बट उनको यही चीज़ रियलाइज हुआ था कि भाई देयर आर सेट ऑफ पीपल, क्लासेस हु, उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ उनके ऊपर कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है। तो कंट्रोल कैसे रखेंगे? साइकोलॉजिकल रखेंगे। एंड एनी हाउ बहुत जगह पे पैसा वाला चीज़ें थी यहाँ पे। सो टू प्लीज एंड कंट्रोल इलाइट ग्रुप्स बाय गिविंग देम डायरेक्ट वॉइस, एक टाइप का वैलिडेशन देते हैं, हाँ मैं मास से थोड़ा अलग हूँ। टू डिवाइड पॉलिटिकल यूनिटी अमॉन्ग इंडियंस बाय सेपरेट क्लासेस एंड कम्युनिटीज, आपको जैसे कहा कि डिवाइड पॉलिटिकल यूनिटी जो भी था उनको डिवाइड करना था
among Indians by separating classes and communities. कुछ communities को separate किया गया, कुछ classes को separate किया गया है. So सिर्फ communal ही नहीं था इसका मतलब, right? It wasn't only limited to the communal. To balance commercial, administrative and political interest. ये तो उनका खुद का ही था, सब कुछ तो खुद के लिए कर रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं था कि इंडियंस के लिए कर रहे थे. So to balance commercial, administrative and political interest. तो उसी टाइम पे दुनिया में क्या चल रहा था, मॉलेमेंटो रिफॉर्म से लेके मोंटेस्क्यू रिफॉर्म तक. तो 1911 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ, एंड ऑफ किंग डायनेस्टी. 1914 से लेके 1918 में हम सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रूप कंट्रीब्यूशन हुए, ड्रेन हुआ, प्रोमिसेस ऑफ रिफॉर्म्स हुए, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाता था काफ़ी कुछ. 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, राइज ऑफ कम्युनिज्म, ग्लोबल इंस्पिरेशन फॉर ऑपरेस्ड. ठीक है, राइज ऑफ कम्युनिज्म हुआ, इसलिए यहाँ पे भी हम देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऑफकोर्स दुनिया का इम्पैक्ट तो तभी भी रहा है, अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा. ग्लोबल इंस्पिरेशन फॉर ऑपरेस्ड रहा इसकी वजह से. ये आइडिया ले लो, इंटरेस्ट है जस्ट गूगल को रीड, ऑन योर इंटरेस्ट बट वी शुड नो. So another one, why two types of acts we see in a historical background when we are touching onto this subject, the historical background while we are reading polity. So there are two types of acts we see. So one is the Indian Councils Act 1861, 1892, 1909, and also Government of India Acts 1858, 1919 and 1935. ये दो टाइप के एक्ट तो हम देखते हैं, ये तो क्या है. So basically the Indian Councils Act talks about these were early stage reforms. Early stage reforms है aimed at gradually involving Indians इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस. एकदम खट से इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस में नहीं लेके आए, धीरे धीरे इन्वॉल्व करने लगे इंडियंस को. एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, काउंसिल्स एंड कंसल्टेशन बट नॉट सॉवरेनिटी. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करते थे, काउंसिल्स में धीरे धीरे लाना एड्रेस करते, कंसल्टेशन बेस्ड एड्रेस करते थे, बट सॉवरेनिटी नहीं थी. रिफ्लेक्टेड अ रिफॉर्मिस्ट अप्रोच विदाउट गिविंग अ रियल ब्रिटिश कंट्रोल. तो ये रिफॉर्मिस्ट अप्रोच की तरफ था, बट ब्रिटिश अपना कंट्रोल नहीं दे रहे थे. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या था फिर? These were comprehensive constitutional law. These were comprehensive constitutional law. Marked shifts in power. और पावर शिफ्ट हो जाते थे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सॉवरेनिटी, ये सब में होता था. तो मार्क शिफ्ट्स इन पावर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर और सॉवरेनिटी रिफ्लेक्टेड मेजर चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिटिकल पॉलिसी टुवर्ड इंडिया. जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, सो इट रिफ्लेक्ट द मेजर चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिटिकल पॉलिसी टुवर्ड इंडिया, स्पेशली 1857 एंड लेटर अंडर प्रेशर फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. काउंसिल्स एक्ट क्या है, ग्रेजुअली धीरे धीरे रिफॉर्मिस्ट अप्रोच की तरफ रहता है, धीरे धीरे अर्ली स्टेज रिफॉर्म्स वाला बात करता है, इधर भी सॉवरेनिटी ब्रिटिश हार्म नहीं करता है, पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल में रहेगा, बट रिफॉर्मिस्ट अप्रोच रहेगा. वेयर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कंप्रेहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहता है, शिफ्ट्स हो जाता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सॉवरेनिटी में या पावर्स में, मेजर चेंजेस इन पॉलिटिकल ब्रिटिश पॉलिटिकल पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया. और स्पेशली 1857 के बाद देखे, और बाद में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स होने लगे उस प्रेशर में हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखे. So let's understand the features of this Indian Councils Act and Government of India Act. फीचर्स क्या थे, पर्पस, नेचर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल, सॉवरेनिटी, सिग्निफिकेंस. हम देखेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. सो फीचर्स क्या था कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट का मॉडिफाई और एक्सपांड लेजिस्लेटिव काउंसिल, वन ऑफ द मेजर फीचर. दिस इज व्हाट वी यूजुअली रीड. मॉडिफाई और एक्सपांड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे 16 से 60 हो गया, 16 फ्रॉम 16 to 60 हो गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओवरहॉल द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नेंस. एग्जैक्टली. सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट का नेचर क्या था, रिफॉर्मेटिव एंड ग्रेजुअल इंक्लूजन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल्स एक्ट का नेचर क्या था, रिफॉर्मेटिव एंड ग्रेजुअल इंक्लूजन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नेचर क्या था, स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन. इंडियन काउंसिल्स एक्ट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, माइनर इंडियन पार्टिसिपेशन, मोस्टली एडवाइजरी रहता था, माइनर इंडियन पार्टिसिपेशन रहता था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, डिफाइंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस. इंडियन काउंसिल्स एक्ट का एग्जांपल हम जैसे पहले भी कवर किए हैं, 1861, 1892, 1909 मॉडलेमेंटो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एग्जांपल देखेंगे 1858 क्राउन रूल बिगिंस, 1919 मॉन्टेस्क्यू चेंज फॉर्म एंड 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. इंडियन काउंसिल्स एक्ट का सॉवरेनिटी क्या था,
ब्रिटिश क्राउन रिटेन फुल कंट्रोल, उनके पास ही था। वेरएज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका सॉवरेनिटी क्या था, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेशली पोस्ट 1990। तो ऐसे क्या हुआ, विल कवर अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जब ये एक्ट कवर करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, बिगिनिंग ऑफ कंसल्टेशन विद इंडियंस। कंसल्टेशन विद इंडियंस, जैसे वॉइस देना चालू हो गए, पूछने लग गए यार कुछ बता कैसे करें ये चीजें। तो इंडियन काउंसिल एक्ट का सिग्निफिकेंस था कंसल्टेशन विद इंडियंस, बिगिनिंग ऑफ कंसल्टेशन विद इंडियंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, माइलस्टोन्स इन डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्ट टू सेल्फ रूल। We have already covered what is centralization and decentralization. Means if you guys have not been, you have not seen my earlier lectures, go and gradually I have covered what concepts and terms, and that's how we started this series. So significance of Government of India Act क्या था, milestone in decentralization and part to self rule. तो एनालॉजी समझते हैं इसका, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट क्या था, स्मॉल पॉलिसी चेंजेस लाइक एडजस्टिंग क्लास रूल विद इन अ स्कूल। ये स्कूल का ही मोस्टली मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, बड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट का क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट्स का क्या था, स्मॉल पॉलिसी चेंजेस लाइक एडजस्टिंग क्लास रूल्स विद इन अ स्कूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या सिंपल एनालॉजी देखेंगे, द एंटायर रीडिजाइन ऑफ हाउ द स्कूल इज रन, हु ओन्स इट, हाउ इट्स मैनेज, हु टेक्स डिसीजन। तो दिख रहा है एक छोटा सा डिफरेंस और एक बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा चेंजेस लाना, ये डिफरेंस था इन दोनों में। सो वी हैव completed the government of India Act in 1909. Thank you for watching though. So coming up next would be Government of India Act 1919. I would suggest to do subscribe to this channel Avinash Polity Insights. So ground rule series तो आ ही रहा है. So you can also download the complete notes on my Telegram channel AVINAASHPOLITYINSHGSTS अविनाश पॉलिटी इंसाइट्स। वहाँ पे मैं एमसीक्यूज भी अपलोड करते रहता हूँ, शेड्यूल रहता है, नोट्स डालते रहता हूँ जो जो लेक्चर्स कवर हो गए उसके। एंड मज़ेदार है, सो प्लीज़ कम जॉइन। एंड दिस इज इट, वी हैव कवर्ड द 1909 एंड मेनी concepts and terms. So stay tuned. Thank you for watching. Jai Hind.